हाय दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने जैसा बोला था कि डीसी मोटर या किसी भी मोटर के तीन एस्पेक्ट हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। वो तीन एस्पेक्ट क्या थे? स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग। अब हम लोग स्टार्टिंग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको शंट मोटर के स्टार्टर्स के बारे में बताया, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। सीरीज मोटर के स्टार्टर के बारे में बताया, जिसमें हमने देखा नो वोल्ट रिलीज और नो लोड रिलीज। और फिर हमने ये देखा कि शंट मोटर के स्टार्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यूज हैं वो कैसे डिसाइड होती हैं। अब हम लोग डीसी मोटर के सेकंड एस्पेक्ट पे मूव कर रहे हैं। सेकंड एस्पेक्ट है किसी भी मोटर का, दैट इज ब्रेकिंग। अब देखो, बहुत सारे लोग नोट्स बनाने में क्या गलती कर देते हैं कि ब्रेकिंग की ना स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, BREAK लिख देते हैं। BREAK का मतलब क्या है? ब्रेक यानी कि टूटना, और हमें लिखना है BRAKE, ब्रेक लगाना यानी कि रोकना। ठीक है, तो ऐसी इंग्लिश की मिस्टेक मत करना, वरना इस टॉपिक का पूरा मतलब ही बदल जाएगा। एक चीज सोचो, मैं कह रहा हूं डीसी मोटर को रोकना है और तुम जरा सी स्पेलिंग चेंज करोगे तो बात आएगा डीसी मोटर का टूटना। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अब हमें ब्रेकिंग के बारे में बात करनी है। अब देखो, जैसे क्या होता है, हम लोग साइकिल चलाते हैं, है ना? तो साइकिल में क्या होता है, तुमने देखा होगा कि साइकिल में जो ब्रेक्स होते हैं वो रबर के बने होते हैं। और क्या होता है, जब ब्रेक दबाते हैं तो रबर का जो ब्रेक होता है वो हमारे व्हील पे, व्हील की भी जो रिम होती है उस पे फ्रिक्शन अप्लाई करता है। और फ्रिक्शन अप्लाई करने से क्या होता है कि वहां पे उसका स्पीड कम हो जाता है। वो तो हुआ मैकेनिकल ब्रेकिंग। ऐसे हमारे व्हीकल्स में जो ब्रेकिंग होती है वो भी कौन सी ब्रेकिंग है? मैकेनिकल। तो लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग माने कि ब्रेक ऐसे करो कि मोटर रुक भी जाए, और वो किसी इलेक्ट्रिकल मेथड की मदद से करो, रेदर देन अ मैकेनिकल मेथड। मेरी बात समझ आ रही है? मैकेनिकल मेथड में तो ब्रेकिंग किसकी मदद से होती है? फ्रिक्शन की मदद से। हमें यहां फ्रिक्शन की मदद नहीं लेनी है, हमें करंट और वोल्टेज की टर्म्स में ही मोटर को स्पीड स्लो करना है। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। अब बात है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की जरूरत क्यों पड़ी। एक चीज सोचो ना, जैसे मान लो मोटर है, मान लो जैसे मैं अपनी स्कूटी चला रहा हूं अगर, तो उसको ब्रेक करने के लिए भाई उसको ऑफ करके चाबी निकाल दो, धीरे धीरे तो रुक ही जाएगी, है ना? खुद सोचो ना, अगर इंजन पावर ही डिलीवर नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस में जाके फ्रिक्शन की वजह से मोटर रन करना बंद कर देगी। लेकिन इस केस में तुम ये कंट्रोल नहीं कर पाते कि ब्रेक कहां तक लगाना है। मान लो सडनली आप सड़क पे जा रहे हो, सामने से एक गाड़ी आ गई, इमीडिएट ब्रेक लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि व्हीकल ऑफ करके चाबी निकाल ली, अब रुक तो जाएगी ही, ऐसा हिसाब नहीं होता। ब्रेक हमें लगाना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमें क्या कंट्रोल करना है कि कितनी देर में मोटर की स्पीड 0 आती है। ये अपने कंट्रोल में होना चाहिए कि मोटर कितने टाइम में या कितने डिस्टेंस में स्टॉप हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की मदद से भी हम यही करना चाहते हैं। ये जो ब्रेकिंग प्रोसेस है इसका टाइम कंट्रोल करना चाहते हैं, या ये कह दो ब्रेकिंग प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं, ताकि मोटर जल्दी से जल्दी स्टॉप हो जाए। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, अ मोटर कैन बी ब्रेक्ड बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल मेथड which involves the use of friction, but that method consumes time and waste energy. टाइम भी कंज्यूम होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज यूज्ड टू क्विकली ब्रिंग डाउन द मोटर स्पीड टू 0 so that we can control the time in which the motor stops. The time in which a motor stops. अब इसका और यूज कहां हो सकता है? मान लो क्रेन है एक, ठीक है? क्रेन क्या करता है? क्रेन कुछ ना कुछ वजन को लिफ्ट करता है। अब मान लो तुमने कोई वेट को लिफ्ट किया है, अब उस वेट को तुम वापस से जमीन पे रख रहे हो। तो तुमने क्रेन से पहले लिफ्ट किया है, अब उसी को वापस लोअर डाउन कर रहे हो। अगर उसे वापस से लोअर डाउन कर रहे हो तो उसको धीरे धीरे लोअर डाउन करना पड़ेगा। अगर जल्दी लोअर डाउन करोगे एकदम स्पीड से
तो वो एकदम से आके जमीन पे लगेगा और वो टूट सकता है। कोई हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, भाई कोई भी वेट क्रेन से नीचे रख रहे हो तो उसको धीरे धीरे ही तो रखोगे। अब ऐसा सोचो, घर में भी कोई सामान लेके आते हो, अगर फ्लैट पे रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, कोई सामान लेके आते हो तो टेबल पे उसको पटकते हो या उसको धीरे से रखते हो। अगर किसी भी चीज को अचानक से पटका जाएगा, दैट मे बी फ्रेजाइल, इट मे गेट डैमेज। इसीलिए जब कभी लोअर डाउन किया जाता है तो धीरे धीरे ही किसी भी लोड को लोअर डाउन करते हैं और उस प्रोसेस में मोटर पे ब्रेक लगाने पड़ेंगे ताकि फाइनली जब लोड जमीन को टच हो उस समय पे मोटर की स्पीड 0 हो। तो वहां भी ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखना, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन क्रेन और hoist where we need to slow down the motor while lowering a load, while lowering a load। तो देखो हम लोग इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर दोनों में ही जो ब्रेकिंग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की बात करेंगे। तो और मेथड्स भी इनके अंदर सेम होते हैं, ठीक है, नाम सेम होता है, टेक्निक डिफरेंट होती है। तो पहले मेथड की हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है? देखो क्या होता है, किसी भी मोटर को ब्रेक करने का मतलब है उसकी स्पीड को कम करना। अगर स्पीड कम कर रहे हो तो एक चीज ये भी तो सोचो, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हो। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं मोटर को ब्रेक करने का मतलब है उसके शाफ्ट में जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको मोटर से बाहर निकालना। और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी को बाहर निकालना है और उसकी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के बाहर निकालते हो तो तुम क्या कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हो। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ अ जनरेटर। जनरेटर करता क्या है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में तो लेके आता है। इसीलिए उस केस में या उस तरह की ब्रेकिंग को क्या कहते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो ये वाला पॉइंट लिखना, while braking a motor we need to slow down the speed, we need to slow down the speed or reduce the kinetic energy of the motor. Next point, in order to reduce the kinetic energy, the kinetic energy must be converted to some other form and extracted from the motor. Next point, in regenerative braking, the kinetic energy is converted to electrical energy which is now delivered by the motor back to the supply. So essentially motor acts as a generator. Essentially मोटर एक्ट्स एज अ जनरेटर। तो क्या होता है, अगर मोटर सप्लाई से एनर्जी ना लेके उसको एनर्जी देने लगे, यानी मोटर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर करने लगे तो इट इज वर्किंग एज अ जनरेटर। अब इसके अंदर फायदा क्या होता है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड थी उसको तुमने वेस्ट नहीं किया। जैसा मैंने अभी बताया कि मोटर को रोकने के लिए तो फ्रिक्शन का भी काम हो सकता है, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए उसको इलेक्ट्रिकल बना के वापस सप्लाई को दे दिया। अब जो सप्लाई मोटर को चलाने के काम में आ रही थी, जब वो मोटर की तरह काम कर रही थी तो मोटर को एनर्जी दे रही थी, और जब हमने मोटर को रोका तो उसने मोटर से एनर्जी वापस ले ली। तो इससे हुआ क्या, एनर्जी का वेस्टेज मिनिमाइज हो गया। और प्रैक्टिकली ये टेक्निक का यूज भी किया जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, इवन मेट्रो के अंदर, ठीक है। क्योंकि मेट्रो को जो है ना सेल्फ सफिशिएंट बनना है पावर में। अगर पावर में सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो जितना ज्यादा एनर्जी कंजर्व करेंगे उतना ही उनके लिए इजी रहेगा। तो जब वो ब्रेक लगाते हैं तो दैट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर, मैंने क्या बोला, यही मेथड मोटर, डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर दोनों में काम आता है। जब कभी मोटर को जनरेटर की तरह चलाएं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब तुम एक चीज बोलोगे कि भाई जनरेटर के लिए प्राइम मूवर की भी तो जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, जनरेटर के लिए प्राइम मूवर की जरूरत होती है। प्राइम मूवर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है।
और जनरेटर बाद में उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन मोटर में तो प्राइम मूवर है नहीं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कहां से आएगी? ये मोटर की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का काम करेगी। ठीक है, उसको एक्सटर्नली कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिल रही, तो उसके अंदर जो पहले से एनर्जी है वो उसी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगी, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? देखो, अगर हम एक मोटर की बात करें, मैं सिंपली अभी सेपरेटली एक्साइटेड की बात कर रहा हूं, ना शंट ना सीरीज, एक सिंपल सी चीज तुम्हें दिखा रहा हूं। मान लो ये मोटर का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, EA VT RA IA। तो यहां EA को क्या लिखोगे भाई? इसको लिखोगे VT माइनस IA इंटू RA, यही लिखोगे। लेकिन अगर यही मशीन जनरेटर होती, यही मशीन अगर जनरेटर होती, तब क्या होता? RA EA VT, तब ये करंट एब्जॉर्ब करने की जगह डिलीवर कर रही होती, और EA क्या होता फिर? VT प्लस IA RA। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें रीजनरेटिव ब्रेकिंग करनी है तो मोटर को जनरेटर की तरह चलाना है। मोटर में EMF VT से कम होता है, बट जनरेटर में EMF VT से ज्यादा होता है। तो तुम ये कह सकते हो कि तुम्हें EMF को बढ़ाना पड़ेगा। और EMF को बढ़ाओगे कैसे? EMF जब स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, तो EMF बढ़ाने का तरीका क्या है? दैट वी हैव टू रन द मोटर एट हाई स्पीड। तो इसमें लिखना, रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्स प्लेस when the load runs the motor at a speed higher than no load speed, at a speed higher than no load speed, due to which motor EMF exceeds the supply voltage, motor EMF exceeds the supply voltage, and it starts to act like a generator, and it starts to act like a generator। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, as the motor slows down, as the motor slows down, the speed of motor reduces, the speed of motor reduces, due to which EMF also reduces, due to which EMF also reduces, and if it goes below VT, and if it goes below VT, it will start to operate as a motor, it will start to operate as a motor। ये वाला पॉइंट समझ आया? अब देखो, जैसे जैसे मोटर स्लो डाउन होती है, हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब होगा कि काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब मोटर की स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी तो EMF जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एम, ये भी कम होगा। अगर EMF VT से नीचे चला गया तो ये वापस क्या बन जाएगी? मोटर, जबकि चलाना इसे कैसे है? जनरेटर की तरह। तो अगर ऐसा करना है तो EMF शुड ऑलवेज बी हायर देन VT। इसका मतलब जैसे जैसे EMF कम हो रहा है, VT को भी कम करते चलो, अदरवाइज VT के नीचे चला गया तो ये वापस मोटर बन जाएगी। तो इसमें आगे यही लिखो, hence in order to operate the machine as generator, we must continuously reduce VT or supply voltage, VT or supply voltage, so that armature EMF can never go below the value of supply voltage, can never go below the value of supply voltage। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, इन सीरीज मोटर रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज accomplished by connecting the series field winding parallel to armature, parallel to armature। यानी कि ब्रेकिंग करने से पहले जो तुम्हारी सीरीज मोटर है उसको शंट बनाया जाता है
डायरेक्टली ब्रेक नहीं लगा दिया जाता। उसका रीजन क्या होता है? देखो, अगर सीरीज मोटर की बात करें, क्या होगा कि टॉर्क आता है प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, और फाई तो खुद आई ए के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लो आई ए रिवर्स भी हो गया तो टॉर्क तो आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आई ए रिवर्स होके माइनस आई ए भी बन गया तब भी टॉर्क सेम डायरेक्शन में ही आएगा, मोटर ब्रेक नहीं हो पाएगी। देखो, किसी भी चीज को ब्रेक करने का तरीका या रोकने का तरीका क्या होता है? एक छोटी सी चीज सोचो, मान लो मैं तुम्हारी तरफ एक बॉल थ्रो करता हूं और तुम उसे कैच करते हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे ये बताओ, तुमने उस बॉल को रोका कैसे? तुमने क्या किया? उस बॉल की स्पीड को रिड्यूस किया। उसकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए तुमने उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट फोर्स लगाया, या ये कह दो उसकी स्पीड से फोर्स अपोजिट लगाया। तो मैं बोल रहा हूं कोई भी डिवाइस रुक कब सकती है? जब टॉर्क इज ऑपोजिट और एंटी पैरेलल टू ओमेगा। भाई खुद ही सोचो ना, अगर स्पीड से उल्टा टॉर्क लगा दे तब कोई डिवाइस स्टॉप हो सकती है। बात क्लियर हुई? अब लेकिन सीरीज मोटर में हमें क्या दिखा कि करंट रिवर्सल के बावजूद टॉर्क की डायरेक्शन नहीं बदली, यानी कि स्पीड के पैरेलल ही रह गया। और अगर ये स्पीड के पैरेलल रह गया, इट विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द मोटर। तो इसमें लिखना, इन सीरीज मोटर even if armature current is reversed, the torque produced is in the same direction, so it cannot oppose the motion। ठीक है, लेकिन शंट में क्या होगा? देखो, शंट की अगर बात करें, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। अब हमने फाई को टच नहीं किया शंट मोटर में, हमने क्या किया? आई ए को रिप्लेस कर दिया माइनस आई ए से, तो टॉर्क भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, यानी टॉर्क विल नाउ बी एंटी पैरेलल टू स्पीड। तो टॉर्क की डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो अब वो स्पीड को बेसिकली सपोर्ट करने की जगह अपोज करने लगेगा। क्योंकि देखो, मोटर में तुम क्या जानते हो? डेवलप टॉर्क मोटर को घुमाने का काम करता है। अगर डेवलप टॉर्क को पलट दोगे तो वो मोटर को रोकने का काम करेगा, और डेवलप टॉर्क को पलटने के लिए फाई और आई ए में से कोई एक चीज रिवर्स होनी चाहिए। दोनों रिवर्स हो गए तो टॉर्क वापस सेम डायरेक्शन में बन जाएगा, और यही प्रॉब्लम आएगी सीरीज मोटर में। इसीलिए मैंने बोला सीरीज मोटर को पहले शंट बनाओ और तब उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है, किसी भी मोटर को ब्रेक करने के लिए उसके टॉर्क की डायरेक्शन को रिवर्स करना बहुत जरूरी है, ताकि वो स्पीड के पैरेलल नहीं, स्पीड के एंटी पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हुआ मेथड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो इसको मैंने तुम्हें दो तरीके से समझाया, एक तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में कि मोटर अगर जनरेटर बन गई तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके सप्लाई को वापस डिलीवर कर देगी, और दूसरा मैंने तुम्हें समझाया टॉर्क की टर्म्स में कि मोटर का टॉर्क अगर रिवर्स कर दें तो वो स्पीड को सपोर्ट करने की जगह अपोज करता है और स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। तो ये मेथड तुम्हारे लिए कंसेप्चुअली रेलिवेंट है, इस पे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली या न्यूमेरिकल बनने का चांस नहीं है। अब जो सेकंड मेथड पे आ रहे हैं, सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज प्लगिंग। देखो, हर मेथड में अगर मैं मैकेनिकली बात करूं तो हर मेथड के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होता है कि किसी भी तरह से टॉर्क को रिवर्स करना है, क्योंकि टॉर्क को रिवर्स कर देने से वो स्पीड को अपोज करने लगेगा। तो कोई भी मेथड ले लो, रीजनरेटिव ब्रेकिंग या प्लगिंग, दोनों ही केसेस में टॉर्क को रिवर्स करना है। और अभी मैंने बताया टॉर्क को रिवर्स करने का तरीका क्या है कि IF और IA किसी एक को रिवर्स कर दो, दोनों को रिवर्स करोगे तो टॉर्क विल अगेन बी इन द सेम डायरेक्शन। अब प्लगिंग के अंदर हम क्या करते हैं? आर्मेचर करंट को रिवर्स करते हैं, और वो कैसे? आर्मेचर टर्मिनल्स को रिवर्स करके। तो इसमें लिखना
In this method, braking is achieved by reversing the armature terminal, keeping the direction of field current same. ठीक है, एक पॉइंट और लिखना, to reverse the direction of developed torque, we must either reverse the direction of flux or armature current, but not both, otherwise the torque remains in the same direction. अब देखो शंट मोटर का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ये मान लो अपनी फील्ड वाइंडिंग है शंट मोटर की, या आर्मेचर के टर्मिनल्स हैं, अब देखो हम क्या करते हैं, ये वोल्टेज है VT, इधर से ये करंट गया IF, इधर से ये करंट गया IA, और यहां है EA और RA, ठीक है, ऐसा हो गया, तो इट इज वर्किंग एज अ मोटर, तो मैं कह दूंगा मोटरिंग मोड में काम कर रहा है। अब इसको जनरेटर बनाने के लिए या इसका काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सप्लाई के टर्मिनल रिवर्स नहीं करते, हम क्या कर देते हैं, आर्मेचर के टर्मिनल रिवर्स कर देते हैं। इस टाइप से, तो आर्मेचर के टर्मिनल रिवर्स करने से क्या हुआ कि VT तो देखो अभी भी ऐसे ही लगा है, IF अभी भी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन पहले EMF का प्लस और माइनस ऐसे था, अब भी EMF का प्लस और माइनस ऐसे है, लेकिन VT के पॉजिटिव से IA निकलता है, तो ये EMF के नेगेटिव में घुस के पॉजिटिव से लीव करता है। अब देखो ये जो EMF वाली टर्म है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जगह एनर्जी डिलीवर कर रही है। कैसे एनर्जी डिलीवर कर रही है? बिकॉज करंट इज लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमने किया क्या, EMF का पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई के नेगेटिव से जोड़ दिया और EMF का नेगेटिव सप्लाई के पॉजिटिव से। तो ये किस मोड में आ गया, एक तरह से जनरेटिंग, ठीक है। तो इसमें लिखना, if the armature terminals are reversed, then the armature, instead of absorbing energy, starts to deliver the energy. Instead of absorbing energy, starts to deliver the energy. अब देखो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लें तो बेसिकली हमने किया क्या है, ये तो शंट वाइंडिंग हो गई RSH, इधर हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, और ये हो गया अपना आर्मेचर का EMF। तो देखो VT तो ऐसे ही है, लेकिन हमने EMF की पोलैरिटी रिवर्स कर दी है EA। अब यहां से एक करंट आ रहा है IA, इधर से आ रहा है IF। अब ये आर्मेचर वाली जो ब्रांच है, अगर इसमें KVL लगाया जाए तो क्या होगा, देखे जरा, VT माइनस IARA प्लस EA इक्वल टू 0। तो यहां से IA कितना हो गया, VT प्लस EA बाय RA। जनरली होता क्या है मोटर के अंदर आर्मेचर करंट, VT माइनस EA बाय RA, यहां हो गया VT प्लस EA बाय RA, दैट इज वेरी हाई, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, if we directly reverse the armature terminal, then the value of armature current is very high and the net voltage in armature is VT plus EA instead of VT minus EA. Instead of VT minus EA. Next point, this high armature current can cause sparking
and can also damage the winding of the machine. So it needs to be limited to a maximum permissible value. It needs to be limited to a maximum permissible value. तो हम क्या बोल रहे हैं कि इतना हाई आर्मेचर करंट नहीं चल पाएगा, ये मशीन को डैमेज कर देगा, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है. अगेन जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर करंट को कंट्रोल करना है तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है, रेजिस्टेंस लगा दो. इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो करंट आना चाहिए ड्यूरिंग प्लगिंग, जो हमारा करंट आना चाहिए दैट शुड बी VT प्लस EA बाय RA प्लस R एक्सटर्नल. ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाया जाए. इसके बाद एक पॉइंट और लिखना, द वैल्यू ऑफ R एक्सटर्नल इज डिसाइडेड on the basis of maximum armature current that can be allowed to flow in armature. Maximum armature current that can be allowed to flow in armature. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो भी गिवन है उसके हिसाब से R एक्सटर्नल डिसाइड होता है. लेकिन अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो IA है ये इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और इसके भी पॉजिटिव से निकल रहा है, यानी VT और EA दोनों ही करंट को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे. खुद ही देखो ना, VT प्लस EA आ रहा है. VT प्लस EA आने का मतलब है नन ऑफ द EMF इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट बट बोथ वोल्टेजेस आर सपोर्टिंग. अब मैंने एनर्जी कन्वर्जन में क्या बताया था कि कोई भी वोल्टेज अगर करंट फ्लो को सपोर्ट करती है देन इट इज डिलीवरिंग एनर्जी रेदर देन एब्सॉर्बिंग एनर्जी. तो इसमें एक पॉइंट और लिखो, बोथ VT एंड EA are supporting the current flow, so both voltages are delivering energy and none of the voltage is absorbing energy. ठीक है, दोनों डिलीवर कर रहे हैं और कोई भी एब्सॉर्ब नहीं कर रहा. अब क्वेश्चन ये आता है, EMF भी डिलीवर कर रहा है, VT भी डिलीवर कर रहा है, तो ये एनर्जी जा कहां रही है? ये एनर्जी जा रही है सारी RA के अंदर, क्योंकि देखो अगर RA में देखो तो करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, तो RA एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब. तो ये सारी एनर्जी जो एब्सॉर्ब हो रही है इट इज बीइंग डिसिपेटेड एज कॉपर लॉस. ठीक है, अब बात ये, हमने बोला VT एनर्जी डिलीवर कर रहा है, सही बात है, सप्लाई है. ये EMF एनर्जी डिलीवर कर रहा है, इस बात से क्या समझते हो? EMF से आने वाली पावर क्या होती है, डेवलप्ड पावर, EA इंटू IA. मैंने ये बताया था ना, EMF से जो पावर निकालते हो दैट इज डेवलप्ड पावर. और डेवलप्ड पावर का मतलब क्या बताया था, वो पावर जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. इसका मतलब है E इंटू IA डेवलप्ड पावर है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. और अगर ये इलेक्ट्रिकल में डिलीवर कर रहा है तो इसका मतलब है ये एब्सॉर्ब कहां से कर रहा है, मैकेनिकल से. मैकेनिकल से एब्सॉर्ब कैसे करेगा, प्राइम मूवर तो है नहीं. बिल्कुल सही बात है, प्राइम मूवर नहीं है तो ये मैकेनिकल से एनर्जी कहां से लेगा, काइनेटिक एनर्जी से. ठीक है, तो इसके बाद एक पॉइंट लिखना, द एंटायर एनर्जी डिलीवर्ड इज डिसिपेटेड एज कॉपर लॉस इनसाइड द मशीन, सो इट कैन हीट अप द आर्मेचर. इट कैन हीट अप द आर्मेचर. अगला पॉइंट, induced EMF is delivering energy, which means that it is converting the stored kinetic energy of the machine to electrical energy. Stored kinetic energy of the machine to electrical energy. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई मेरी. अब देखो हम यहां पे क्या करते हैं, ये जो IA इसको मैं डैश बोल लेता हूं. अगर प्लगिंग टॉर्क निकालने की बात आ जाए तो क्या लिखोगे, Km phi IA डैश, यही आएगा ना प्लगिंग टॉर्क. अगर टॉर्क निकालना है तो K phi IA. इसका मतलब प्लगिंग टॉर्क का मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है डेवलप्ड टॉर्क ड्यूरिंग प्लगिंग. भाई K phi IA तो डेवलप टॉर्क की इक्वेशन थी, लेकिन किस दौरान, प्लगिंग के दौरान.
अब देखो क्या होता है, किसी भी मोटर की डायनामिक इक्वेशन की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना हमारे लिए, डायनामिक इक्वेशन ऑफ अ मोटर। देखो जैसे न्यूटन लॉज में हम कहते हैं कि नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसी रोटेशनल मोशन में क्या कहोगे, नेट टॉर्क होगा इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन। अब हम एक चीज जानते हैं कि जब मोटर की बात की जाती है तो मोटर के अंदर एक डेवलप टॉर्क होता है जिसके पैरेलल में ही स्पीड आती है, और एक लोड टॉर्क होता है जो इसको अपोज करता है। ठीक है, क्योंकि लोड को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है ना। तो तुम क्या कह सकते हो कि नेट टॉर्क कितना हुआ, स्पीड की डायरेक्शन में देखो जरा, डेवलप्ड टॉर्क माइनस लोड टॉर्क। ठीक है, इसके अंदर हम ऐसा मान के चल रहे हैं इस इक्वेशन में, इग्नोरिंग रोटेशनल लॉस, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये जो लोड टॉर्क है शाफ्ट पावर बताता है, डेवलप्ड टॉर्क बताता है डेवलप्ड पावर, और हम ये जानते हैं डेवलप्ड पावर और शाफ्ट पावर के बीच में एक पावर और आती है जिसको कहते हैं रोटेशनल लॉस, और रोटेशनल लॉस को अगर टॉर्क में कन्वर्ट किया जाए दैट इज कॉल्ड एज लॉस टॉर्क। तो ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं इट इज एज्यूमिंग दैट द मशीन इज लॉसलेस। ठीक है, अब नेट टॉर्क होगा इनर्शिया इंटू एक्सेलरेशन, टी डेवलप्ड माइनस टीएल। अब ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखना, और टी डेवलप्ड को ना टीएम भी कह देते हैं। टीएम इज मोटर टॉर्क यानी डेवलप्ड टॉर्क। ये बात समझ आई। और इस इक्वेशन का एजम्पशन क्या है, दैट रोटेशनल लॉसेज आर इग्नोर्ड, अदरवाइज एक टर्म और आनी चाहिए थी विच विल इंक्लूड द लॉस टॉर्क। अब देखो क्या होता है कि स्टेडी स्टेट में मोटर को एक कांस्टेंट स्पीड से घूमना चाहिए। अंडर स्टेडी स्टेट ओमेगा मस्ट बी कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट माने एक्सेलरेशन 0, जिसका मतलब डेवलप टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क। तो स्टेडी स्टेट ऐसी होती है, ठीक है, जहां डेवलप टॉर्क किसके बराबर आ जाता है, लोड टॉर्क के। लेकिन अब देखो हुआ क्या कि ड्यूरिंग प्लगिंग स्पीड इज हैविंग सेम डायरेक्शन। स्पीड रिवर्स तो नहीं हो सकती ना भाई, मोटर को ब्रेक लगाना है, मोटर को उल्टा थोड़ी चलाना है, तो स्पीड तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन रिवर्स क्या हुआ है, ईएमएफ। तो अगर मैं ये कहूं कि डेवलप्ड पावर इज ईए इंटू आईए डैश, तो डेवलप टॉर्क इज इक्वल टू ईए आईए डैश बाय ओमेगा। और हम क्या जानते हैं कि ईए को तुमने रिवर्स किया है मोटर के टर्मिनल रिवर्स करके, सिंस ईए इज रिवर्स्ड डेवलप टॉर्क रिवर्सेस। अगर डेवलप टॉर्क रिवर्स हो गया तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा, माइनस टी डेवलप्ड माइनस टी एल, दैट इज माइनस टी डेवलप्ड प्लस टी एल। यानी डेवलप टॉर्क और लोड टॉर्क सब्ट्रैक्ट होने की जगह ऐड होने लगेंगे, और बाहर क्या आ रहा है, माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब है कि डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज लेस देन 0 एंड स्पीड रिड्यूसेस। तो अपना तो यही पर्पस था ना पूरे मेथड का, ब्रेक करने का मतलब था हमें स्पीड को कम करना था। और इस इक्वेशन से हमें मिल भी क्या रहा है कि जब डेवलप टॉर्क रिवर्स हो जाता है तो स्पीड रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, और ये इक्वेशन याद रखना, ये इंडक्शन मोटर में दोबारा रेफर करेंगे, तब मैं दोबारा ये नहीं समझाऊंगा कि डायनामिक इक्वेशन आती कहां से। और इसका एजम्पशन भी याद रखो दैट वी आर इग्नोरिंग रोटेशनल लॉसेस।
अब इसका मतलब है जब मोटर की स्पीड रिड्यूस हो रही है तो मुझे ये बताओ कि नेट टॉर्क कितना है उसके ऊपर। मोटर पे जो नेट टॉर्क है उसे मैं कहता हूं ब्रेकिंग टॉर्क, क्योंकि वो मोटर पे ब्रेक लगाने के काम में आ रहा है। तो ब्रेकिंग टॉर्क इज नथिंग बट टी डेवलप्ड प्लस टीएल। डेवलप टॉर्क को प्लगिंग के दौरान प्लगिंग टॉर्क कहते हैं प्लस लोड टॉर्क। यानी कि मोटर की स्पीड कम करने में जो टॉर्क काम आ रहा है वो दो टॉर्क से बना है, प्लगिंग टॉर्क और लोड टॉर्क। अब देखो दो टर्म्स याद रखना। पहली बात प्लगिंग टॉर्क, दैट इज द डेवलप्ड टॉर्क ड्यूरिंग प्लगिंग। ब्रेकिंग टॉर्क, इट इज द सम ऑफ प्लगिंग टॉर्क एंड लोड टॉर्क। बात क्लियर हुई? सम क्यों हुआ? सम हमने डायनामिक इक्वेशन से डिराइव कर लिया। अब बात है हाउ टू फाइंड ईच ऑफ द टॉर्क। ठीक है, तो यहां तक नोट करके लिखना प्रोसीजर कैसे फॉलो किया जाएगा। अब पहला लिखो, स्टेप 1, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ब्रैकेट में लिख लेना एज अ मोटर, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैसे निकालोगे? जब ये मोटर की तरह चल रही है, VT माइनस IARA। ठीक है। सेकेंड स्टेप, फाइंड डेवलप टॉर्क इन अ मोटर। और जब ये स्टेडी स्टेट में चल रही है तो वही किसके बराबर है? लोड टॉर्क के। अभी तो कोई ब्रेकिंग की बात ही नहीं आई ना, अभी मैंने प्लगिंग नहीं शुरू किया है, मैं बात कर रहा हूं जब ये मोटर की तरह चल रही है। डेवलप टॉर्क इन अ मोटर विच इज इक्वल टू लोड टॉर्क and given by EA by omega, that is developed power by speed। अगला लिखो, when armature terminals are reversed for plugging। तीसरा स्टेप, when armature terminals are reversed for plugging, find new armature current। कैसे निकालोगे? देखो, assuming EA to be constant because speed cannot change instantly। EMF को कांस्टेंट क्यों मान लिया है? क्योंकि स्पीड एकदम से नहीं बदल सकती, तो स्पीड सेम रही होगी तो EA भी कांस्टेंट रहेगा। बट इसके आगे लिखना, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल इफ वी आर कंसीडरिंग the instant of plugging। if we are considering the instant of plugging, यानी जिस इंस्टेंट पे ब्रेक लगाए हैं अगर उसी इंस्टेंट की बात करोगे तो स्पीड को कांस्टेंट मान सकते हो, तो ईएमएफ को कांस्टेंट मान सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द न्यू डेवलप्ड टॉर्क कॉल्ड एज प्लगिंग टॉर्क इक्वल टू EA IA डैश बाय ओमेगा। ठीक है, अगेन ओमेगा सेम मान रखा है क्योंकि ये कब की बात कर रहे हैं? एट इंस्टेंट ऑफ प्लगिंग। अब ये इंस्टेंट ऑफ प्लगिंग में इतना ज्यादा यूज क्यों कर रहा हूं? बात को समझो, जब ब्रेक लगा रहे हो तो मोटर की स्पीड धीरे धीरे कम होगी। अगर मोटर की स्पीड धीरे धीरे कम होती है तो उसका ईएमएफ भी कम होगा और इधर ओमेगा भी कम होगा। लेकिन जब उस इंस्टेंट की बात करोगे जब तुमने ब्रेक लगाना शुरू किया था, तब ओमेगा और ईएमएफ को कांस्टेंट मान सकते हो। लास्ट लिख लेना, ब्रेकिंग टॉर्क इक्वल टू प्लगिंग टॉर्क प्लस लोड टॉर्क। ठीक है, क्वेश्चन इस पे यही बन सकता है, या तो प्लगिंग टॉर्क पूछेगा तुमसे या तो लोड टॉर्क पूछेगा। ठीक है ना, ये प्रोसीजर क्लियर है। अब एक लास्ट पॉइंट अलग से लिखो प्रोसीजर से हटके, as the motor stops we need to remove the supply, otherwise the motor will start to rotate in reverse direction। क्योंकि तुमने टर्मिनल पलट दिए हैं तो मोटर का जो टॉर्क है वो रिवर्स हो गया है। टॉर्क रिवर्स हो जाने का मतलब क्या है कि मोटर की स्पीड कम हो रही है, लेकिन टॉर्क नेगेटिव का मतलब यह भी है कि मोटर की स्पीड 0 होने के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में आने लगेगी, तो ये टॉर्क रोकने की जगह फिर मोटर को चलाने लगेगा। तो इससे पहले कि मोटर उल्टा घूमना स्टार्ट करे, तुम्हें
सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब लास्ट मेथड लिखो ब्रेकिंग का, तीसरा मेथड डायनामिक ब्रेकिंग। डायनामिक ब्रेकिंग, ये समझ आया ना। प्लगिंग, प्लगिंग में करना क्या है, आर्मेचर के टर्मिनल्स को रिवर्स करना है, जिससे कि सप्लाई से आने वाली पावर और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कॉपर लॉस की तरह डिसिपेट हो जाते हैं और टॉर्क रिवर्सल की वजह से मोटर धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। अब ये डायनामिक ब्रेकिंग में क्या करते हैं कि मोटर में जहां तुमने सप्लाई लगा रखी है, वीटी लगा रखा है, उसे हटा करके वहां एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, और वहां एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से क्या होगा, ये मोटर एक जनरेटर का काम करने लगेगी और अपनी स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी को धीरे धीरे क्या करेगी, धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रेजिस्टेंस को डिलीवर कर देगी। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है भाई। हम मोटर के टर्मिनल्स पे सप्लाई हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। अब जब तुमने रेजिस्टेंस लगा ही दिया है तो मोटर करंट लेने की जगह देने लगेगी, तो अगेन इट इज वर्किंग एज अ जनरेटर, बट ये अपनी एनर्जी को रेजिस्टेंस को डिलीवर कर रही है, वापस सप्लाई को नहीं, इसीलिए इसको रीजनरेटिव नहीं बोला। रीजनरेटिव में क्या था कि मोटर अपनी एनर्जी सप्लाई को रिटर्न कर देती है, यहां रिटर्न नहीं कर रही, ये एक रेजिस्टेंस को डिलीवर कर रही है और रेजिस्टेंस इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट में। तो इसमें लिखना, इन दिस मेथड the supply at motor terminals is replaced by a resistance and the motor starts to deliver the stored kinetic energy as electrical energy to the resistance. ठीक है, next point, the resistance extracts the stored kinetic energy from the shaft and brings the motor to rest. Next point, this process can be made faster by reducing RL, which increases armature current, and increases the power delivered by the motor. अगर IA बढ़ा लो तो मोटर ज्यादा पावर एक बार में डिलीवर करेगी, तो अपनी एनर्जी को जल्दी खत्म कर लेगी, और बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ IF। ठीक है, और बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ IF। अगर फील्ड करंट घटा दोगे, फील्ड करंट घटा देने से क्या होगा कि EMF कम हो जाएगा, EMF कम हो गया तो मोटर के अंदर की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई। तो ये मेथड होता है हमारा कॉल्ड एज डायनामिक ब्रेकिंग। अब देखो, अगर ब्रेकिंग की बात करें तो हमने 3 मेथड कवर किए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, उसमें EMF VT से ज्यादा हो जाता है तो मोटर जनरेटर की तरह काम करती है और अपनी सारी स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी सप्लाई को रिटर्न कर देती है। दूसरा हमने देखा प्लगिंग, प्लगिंग में आर्मेचर के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया जाता है, जिससे कि करंट डायरेक्शन तो सेम रहती है लेकिन EMF रिवर्स हो जाता है। तो VT और EMF दोनों ही अपनी एनर्जी को कॉपर लॉस की तरह डिसिपेट करवाते हैं, जिससे ओवरहीटिंग आ सकती है। लेकिन प्लगिंग के अंदर जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। तो फास्टेस्ट मेथड ऑफ ब्रेकिंग जो है दैट इज योर प्लगिंग, सबसे फास्ट मेथड है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी डिसिपेशन भी सबसे ज्यादा है। और प्लगिंग का मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताया कि ओरिजिनल ऑपरेटिंग कंडीशन के डेवलप टॉर्क को बोलोगे लोड टॉर्क, नई ऑपरेटिंग कंडीशन के डेवलप टॉर्क को बोलोगे प्लगिंग टॉर्क, और दोनों के सम को बोलोगे ब्रेकिंग टॉर्क। और हमने क्या देखा, मोटर की डायनामिक इक्वेशन देखी, जो इंडक्शन मोटर हो या डीसी मोटर हो वो हमेशा सेम होगी फॉर द केस ऑफ अ मोटर। और उसके अंदर क्या इग्नोर किया हुआ है, वी हैव इग्नोर्ड रोटेशनल लॉसेस। और उसी से हमें पता चला था कि डेवलप टॉर्क और लोड टॉर्क ऐड हो जाएंगे ड्यूरिंग प्लगिंग या ड्यूरिंग ब्रेकिंग। और फिर हमने देखा डायनामिक ब्रेकिंग, जिसमें कि हम एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं मोटर के अक्रॉस, और रेजिस्टेंस जोड़ देने से
उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके निकल जाती है। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो यहां तक ये क्लियर हुआ ना बढ़िया से कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का पर्पज ये है कि काइनेटिक एनर्जी को मोटर से एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है। तो ब्रेकिंग के बारे में इतनी नॉलेज सफिशियंट है। अब हमारा मोटर का एक एस्पेक्ट बचा है, दैट इज कॉल्ड एज योर स्पीड कंट्रोल। और स्पीड कंट्रोल इन दोनों ही टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी मोटर को एक कांस्टेंट स्पीड पे रन नहीं कराते हैं। हम चाहते हैं जितनी स्पीड पे चलाना चाहें उतनी ही स्पीड पे मोटर चलनी चाहिए। तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर स्पीड कंट्रोल, लेकिन वो आगे देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।